अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की अगली कहानी, डरावनी औरत का तिलिस्म, पहला हिस्सा। इंसानी साया ये कह रहा था, मैं एक बार लकड़ियां काटने के लिए अफ्रीका के उस जंगल में से गुजर रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश से छुपने के लिए मैं उस मनहूस वीरान खंडर के बरामदे में चला गया। मुझे कोठरी में से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ये देखने के लिए कि ये किसकी आवाज है, मैं कोठरी के अंदर गया। कोठरी खाली थी, दीवार में एक खिड़की थी। मैंने खिड़की में से झांका ही था कि जैसे किसी ने मुझे धक्का देकर दूसरी तरफ गिरा दिया। मैं एक जगह घास और झाड़ियों में जाकर गिरा। उठकर देखा कि वहां दुनिया ही बदली हुई है। जरा आगे गया तो एक दहशतनाक मंजर देखा। 3 इंसानी साए एक कब्र खोद रहे थे। उनके पास ही जमीन पर एक इंसानी साया लेटा हुआ था। मैं झाड़ियों की ओट में होकर यह डरावना मंजर देखने लगा। गोरकन सायों ने कब्र खोद ली तो जमीन पर से इंसानी साये को उठाकर कब्र में लिटाकर कब्र बंद कर दी। उसके बाद एक गोरकन साय ने कब्र पर हाथ रखा तो उसे मुर्दा साय का अक्स कब्र के ऊपर आकर लेट गया। फिर अचानक एक गोरकन ने उस झाड़ी की तरफ देखा जिसके पीछे मैं छुपा हुआ था। मैं डर गया। गोरकन साय ने अपने साथी साय से कहा, एक शिकारी झाड़ी में हमारा इंतजार कर रहा है, उसकी कब्र तैयार करो, मैं उसे लेकर आता हूँ। जो ही वो झाड़ी की तरफ बढ़ा मैं उठ दौड़ा। मैं आगे आगे था और गोरकन साया कुदाल लिए मेरे पीछे पीछे भागा चला रहा था। वो बार बार आवाज देता था, तुम भाग कर जाओगे कहाँ? आ जाओ, कब्र तैयार है, आ जाओ, कब्र तैयार है तुम्हारी। मेरे पसीने छूट रहे थे। मैं पूरी ताकत से भाग रहा था। वो एक वीरान इलाका था। कहीं जमीन ऊंची थी, कहीं नीची थी। जगह जगह कांटेदार झाड़ियां उगी हुई थीं। धूप निकली हुई थी। मैं देख रहा था कि मेरा साया भी मेरे साथ ही भाग रहा था। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा जिस्म मेरे साये से अलग हो जाएगा। मैं अपनी धुन में भागता चला जा रहा था कि एकदम मेरे जिस्म पर कोई शय आकर गिरी। ये कब्र खोदने वाली कुदाल थी। कुदाल का लकड़ी का दस्ता मेरे कांधे से टकराया था। मैं जख्मी नहीं हुआ था, लेकिन कुदाल के लगने से मेरा जिस्म जैसे वहीं सुन्न होने लगा। मेरी रफ्तार कम होती गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। गोरकन साय मेरे करीब आते जा रहे थे। फासला कम हो रहा था। मुझ पर ऐसा खौफ, ऐसी दहशत सवार थी कि मैं अपने सुन्न होते जिस्म को पूरी कुव्वत लगाकर आगे घसीटने की बेपनाह कोशिश कर रहा था, मगर मेरे जिस्म ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। खौफ के मारे मेरे हलक से एक भयानक चीख निकल गई। शायद ये मेरे खौफे दहशत या कुव्वत इरादी का असर था कि मेरा जिस्म तो वहीं रह गया, मगर मेरा साया जिस्म से अलग होकर उसी तेज रफ्तारी से भागने लगा। मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने जिस्म से निकलकर अपने साये में दाखिल हो चुका हूँ। मैं सुन भी रहा था, देख भी रहा था, मगर मैं जिस्म नहीं था बल्कि अपना साया था। मैंने पलट कर देखा। मेरा जिस्म एक जगह बुत बना हुआ था, मगर गोरकन साय कुदालें उठाए उसी तरह मेरे पीछे भाग रहे थे और कहे जा रहे थे, रुक जाओ, तुम्हारी कब्र तैयार है। भाग कर कहाँ जाओगे? कब्र तैयार है, वापस आ जाओ। मगर मैं भागा जा रहा था। खुदा जाने मुझ में कहां से ताकत आ गई थी। साया बनकर मैं हल्का फुल्का भी हो गया था। आगे एक ऊंची चट्टान आ गई। मैं उस चट्टान पर चढ़ गया। दूसरी तरफ क्या देखता हूँ कि एक दरिया बह रहा है। दरिया चट्टानी पत्थरों से टकराता, झाग उड़ाता बह रहा था। मैंने कुछ सोचे समझे बगैर उसमें छलांग लगा दी। मैं जिस्म तो था नहीं, अपना साया था। चुनाचे मोर के पर की तरह हल्का होकर नीचे दरिया में गिर रहा था। मैं दरिया में गिरा तो उसकी झाग उड़ाती मौजों ने मुझे अपने अंदर छुपा लिया। फिर मैं मौजों में बहता चला गया। दरिया की रफ्तार बहुत तेज थी। देखते देखते मैं कहीं से कहीं निकल गया। फिर ये दरिया एक पहाड़ी सुरंग में दाखिल हो गया। सुरंग में इस कदर अंधेरा था कि देर तक मुझे कुछ नजर न आया। आखिर दरिया सुरंग से निकलकर रोशनी में आया तो सामने समुंदर था। दरिया उस समुंदर में गिरता था। समुंदर की मौजों ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। मैंने तैरकर बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका। आखिर मैंने अपने आप को समुद्री लहरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। 7 दिन 8 रातें मैं समुंदर में भटकता रहा। फिर कहीं जाकर मुझे जमीन का किनारा दिखाई दिया। ये इसी मुल्क हिंदुस्तान का जनूबी साहिल था। बड़ी मुश्किल से मैं किनारे पर आ गया। अब मैंने अपनी नई शक्ल सूरत का जायजा लिया। मैं जिस्म नहीं था, अपने जिस्म का साया था। मेरा जिस्म वहीं सायों के कब्रिस्तान में गोरकन सायों के पास ही रह गया था। मैं जमीन पर लेटकर सांप की तरह भी रेंग सकता था और जमीन से उठकर इंसानों की तरह भी चल सकता था। मुझे अपनी हालत पर रोना आ गया। मैं चलते चलते एक बस्ती में दाखिल हुआ तो लोग मुझे देखते ही डरकर भाग गए। अब मैं ये करता कि दिन के वक्त पहाड़ों जंगलों में छुपा रहता और सिर्फ रात के वक्त इंसानों की शक्ल देखने बस्ती चला जाता, क्योंकि रात को अंधेरे में मैं दिखाई नहीं देता था। दिन की रोशनी में तो लोग मुझे देख लेते थे, मगर बहुत जल्द मैं रात के अंधेरों से भी घबरा उठा और इंसानों के दरमियान जाकर किसी को अपनी विपदा सुनाने की कोशिशें शुरू कर दी। मगर लोग या तो डरकर भाग जाते और या मुझ पर लाठियां लेकर हमला कर देते और इस गार में छुप जाने पर मजबूर करते। बस तब से लेकर अब तक
इसी गार में पड़ा हूँ। जब कभी अपने जैसे इंसानों को देखने, उनकी बातें सुनने को जी करता है तो गांव का रुख करता हूँ और लोग मुझे भगा देते हैं। यह है मेरी दर्द भरी कहानी। मारिया बड़े गौर से उस इंसानी साय की आप बीती सुन रही थी। उसने पूछा, सायों के कब्रिस्तान में तुमने और इंसानों के भी साए कब्रों पर लेटे देखे थे? इंसानी साया बोला, वहां तो हर कब्र पर एक इंसानी साय का अक्स पड़ा था। मारिया ने कहा, वहां तुम्हें कोई अजीब चीज भी नजर आई थी? इंसानी साया कहने लगा, यही क्या काम अजूबा था कि गोरकन इंसान नहीं बल्कि उनके साए थे और कब्रों में इंसानों की जगह उनके साए दफन किए जा रहे थे। मारिया चुप हो गई। इंसानी साया भी खामोश हो गया। फिर कुछ सोचकर बोला, मुझे याद है एक कब्र पर मैंने फनदार सांप का भी साया कुंडली मारकर बैठा देखा था। जरूर उस कब्र में सांप का साया दफन होगा। मारिया चौंक पड़ी। वो यही उससे मालूम करना चाहती थी। वो जल्दी से बोली, क्या तुमने वाकई फनदार सांप को कब्र पर बैठे देखा था? साया बोला, हाँ, मगर वो सांप नहीं था बल्कि सांप का साया, बल्कि साये का भी अक्स था। काला सांप था, कुंडली मारे बैठा था। मारिया को यकीन हो गया कि यह नाग के सिवा और कोई नहीं हो सकता। अब उसने सायों के कब्रिस्तान में जाने का फैसला कर लिया। इंसानी साया ठंडा सांस भरकर बोला, ए रूह बहन, तू रूह है, मैं साया हूँ। तू मेरी मदद कर और मुझे मेरा जिस्म वापस ला दे। मैं सारी जिंदगी तेरा एहसानमंद रहूंगा। मारिया खुद वहां जाना चाहती थी। अब तो उसका सायों के कब्रिस्तान में जाना जरूरी हो गया था। उसने कहा, मैं तेरा जिस्म वहां से कैसे उठाकर यहाँ ला सकती हूँ? हाँ, अगर तू मेरे साथ वहां चले तो। इंसानी साय के मुंह से हल्की सी खौफजदा चीख निकल गई। नहीं नहीं, मैं उस मनहूस जगह पर कभी नहीं जाऊंगा। वो गोरकन मुझे कब्र में दफन कर देंगे, जिंदा दफन कर देंगे। मैं वहां नहीं जाऊंगा। मेरी नेक दिल बहन, मैं तुझे खुदा का वास्ता देता हूँ, तू किसी तरह वहां से मेरा जिस्म उठा ला। तू रूह है, तू सब कुछ कर सकती है। मारिया ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। तू मुझे सायों के कब्रिस्तान का पता बता दे। इंसानी साय ने कहा, उस आसेबी कब्रिस्तान को सिर्फ पुराने खंडर की कोठरी में से ही रास्ता जाता है और ये खंडर मुल्क अफ्रीका में है। फिर इंसानी साय ने मारिया को वेरान खंडर का बताया तो मारिया बोली, मैंने वो वेरान खंडर देखा हुआ है। तुम फिक्र न करो, मैं आज ही रवाना होती हूँ। तुम इसी गार में मेरा इंतजार करना। खुदा ने चाहा तो मैं तुम्हारा जिस्म साथ लेकर ही आऊंगी। इंसानी साय ने हाथ बांधी और बोला, नेक दिल बहन, खुदा तुम्हें कामयाब करे। मैं सारी जिंदगी तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। मारिया ने कहा, एहसान की कोई बात नहीं। मैं अगर तुम्हें इस मुश्किल से निकाल सकूंगी तो मुझे खुशी होगी। अच्छा, मैं जा रही हूँ, बहुत जल्द तुमसे आकर मिलूंगी। ये कहकर मारिया गार से बाहर निकल आई। पहाड़ों के ऊपर आकर उसने हवा में उछलकर उड़ान भरी और मुल्क अफ्रीका का रुख करके बरकर रफ्तारी से उड़ना शुरू कर दिया। उसकी रफ्तार बेहद तेज थी। देखते देखते समुंदर आ गया और वो उसके ऊपर परवाज करने लगी। समुंदर जहां तक निगाह जाती थी फैला हुआ था। मारिया उड़ती चली गई। 2 घंटे के बाद उसे दूर अफ्रीका के मुल्क का साहिल नजर आने लगा। उसने अफ्रीका के जनूबी हिस्से की तरफ रुख कर लिया क्योंकि वेरान आसेबी खंडर जनूबी अफ्रीका के गुंजान जंगल में था। मारिया अंबर के साथ यहाँ आ चुकी थी। घने जंगल उसके नीचे तेजी से पीछे गुजर रहे थे। फिर वो वस्ती जंगल में आ गई। यहाँ मारिया ने अपनी रफ्तार धीमी कर ली। वो गोता लगाकर नीचे दरख्तों के ऊपर आ गई। वो गौर से नीचे देख रही थी। इस इलाके में घने बादल छाए थे और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। जंगल को मारिया ने पहचान लिया था। बहुत जल्द उसे झील के किनारे पश्चिम की जानिब वीरान किले का खंडर भी नजर आ गया। मारिया खंडर के टूटे फूटे सहन में उतर आई। घने बादलों की हल्की बूंदाबांदी में खंडर में हौलनाक सन्नाटा छाया हुआ था। मारिया बरामदे में से गुजरती हुई कोठरी के पास आ गई। ये वही कोठरी थी जहां उन्हें कभी ताशी की आवाज सुनाई दी थी। कोठरी का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मारिया कोठरी में दाखिल हो गई। सामने वाली दीवार में खिड़की थी। खिड़की खुली थी। मारिया ने झुककर दूसरी तरफ देखा। उसे कुछ नजर न आया। मारिया ने खिड़की में से छलांग लगा दी। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने लगी। अब उसे जो मंजर दिखाई दिया वो एक वीरान झाड़ियों वाले बाग में थी। उसे कुछ फासले पर कब्रें नजर आईं। वो कब्रों की तरफ गई। उन कब्रों पर दफन होने वाले सायों के अक्स पड़े थे। कोई अक्स कब्र पर लेटा हुआ था, कोई सर झुकाए पत्थर पर लेटा था। अचानक मारिया को एक कब्र पर सांप कुंडली मारे बैठा नजर आया। मारिया लपक कर वहां गई। उसने नाग को पहचान लिया। ये नाग के साये का अक्स था। नाग के सिवा ये कोई और नहीं हो सकता था। अगरचे मारिया को नाग की खुशबू नहीं आ रही थी। मारिया ने देखा कि बाएं जानिब कुछ फासले पर एक पुराने महल की शिकस्ता इमारत खड़ी है। अचानक उधर से हवा का झोंका आया तो मारिया का दिल खुशी से उछल पड़ा। उस हवा के झोंके में न सिर्फ नाग बल्कि अंबर केटी और थ्यूसोंग की खुशबू भी थी। मारिया तेजी से महल की तरफ उड़ गई। वो महल के बहुत बड़े दालान में आ गई। यहाँ सबसे पहले उसे एक जगह दीवार के काद आदम ताक में नाग का बेहिस्सो हरकत जिस्म दिखाई दिया। नाग सांप की शक्ल में था। उसके बाद अंबर, फिर केटी, फिर थ्यूसोंग और आखिर में ताशी के जिस्म खड़े थे। मारिया तो खुशी से खिल उठी। अगरचे ये सब बेहिस्सो हरकत थे मगर मारिया को इस बात की बेहद खुशी हो रही थी कि उसे उसके साथी दोबारा मिल गए थे और एक ही मुकाम पर सबके सब मिल गए थे। अंबर, नाग, केटी और थ्यूसोंग ने भी मारिया की खुशबू को महसूस कर लिया था।
वो बोल नहीं सकते थे, मगर सब मारिया ही के बारे में सोच रहे थे कि मारिया वहां पहुंच गई है। मारिया ने अंबरनाग, केटी और थ्यूसोंग के करीब जाकर आहिस्ता से कहा, मैं मारिया हूँ, मैं आ गई हूँ। अब तुम लोगों को बहुत जल्द यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगी। तुम फिक्र न करो, मुझे बहुत पता चल गया है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं कब्रिस्तान में वो कब्रें देख आई हूँ जहाँ तुम्हारे साए दफन हैं। फिर मारिया ने ताशी को भी हौसला दिया। इसके बाद आखिर में मारिया को वो इंसानी बुत नजर आया जिसका साया मुल्क हिंदुस्तान के एक पहाड़ी गार में पड़ा था, वो जिसके जिस्म को वापस लाने का मारिया वादा करके आई थी। सबसे पहले मारिया को अंबरनाग, केटी, थ्यूसोंग और ताशी के माँ बाप और बहन भाइयों के इंसानी जिस्मों को वहां से निकालना था। वो अपने सायों के बगैर वहां से नहीं जा सकते थे। लेकिन सबसे मुश्किल सवाल ये था कि इन लोगों के साए कब्रों से कैसे निकाले जाएं। क्या इनके साए कब्रों से निकलकर इनके जिस्मों में दाखिल हो जाएंगे? क्या इसके बाद इनका तिलिस्म टूट जाएगा? ये सवाल थे जो मारिया के जहन में गर्दिश कर रहे थे और जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं था। मारिया एक बार फिर सायों के कब्रिस्तान में आ गई। यहाँ एक बार फिर उसने अंबरनाग, केटी और थ्यूसोंग और ताशी की कब्रों पर उनके सायों के अक्स लेटे हुए देखे। मारिया ने उन्हें पहचान लिया था। वो उन कब्रों के करीब खड़ी सोच रही थी कि अचानक उसे इंसानी आवाज सुनाई दी। मारिया ने पलट कर देखा। वही 3 गोरकन साए हाथों में कुदालें लिए कब्रिस्तान की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। वो आपस में बातें भी कर रहे थे। मारिया को ये खतरा भी था कि कहीं लोगों को उसकी मौजूदगी का पता ना चल जाए, क्योंकि आखिर ये सारा काम तिलिस्म और आसेब का ही था। मारिया एहतियात के तौर पर कब्रों से हटकर एक झुके हुए दरख्त के पास जाकर खड़ी हो गई। तीनों गोरकन साए खाली कब्र के पास आकर रुक गए। एक गोरकन साए ने झुककर कब्र में देखा और बोला, इस कब्र का साया फरार होने में कामयाब हो गया था। उसका जिस्म महल के ताक में है, मगर साया भाग गया है। मारिया समझ गई कि इस कब्र में उस इंसानी साए को दफन होना था जो खुशकिस्मती से इन गोरकनों के पंजे से भाग निकलने में कामयाब हो गया था और जिसे वो हिंदुस्तान के पहाड़ी गार में छोड़कर आई है। दूसरा गोरकन साया कहने लगा, अगर इस कब्र का साया ना मिला तो कब्रिस्तान का देवता हम में से किसी एक के साए को इस कब्र में दफन कर देगा। हमें हर हालत में भागे हुए साए को तलाश करना होगा। तीसरा गोरकन साया बोला, मगर हम उसे कहाँ तलाश करें? वो तो हमारी दुनिया से निकलकर बाहर वाली दुनिया में जा चुका है और हम बाहर वाली दुनिया में दाखिल नहीं हो सकते। पहला गोरकन बोला, ऐसी सूरत में हमें इसके जिस्म को खुफिया गार में छुपा देना होगा ताकि कब्रिस्तान का देवता इसे देख ही ना सके। दूसरे गोरकन ने कहा, लेकिन ये कब्र उसे सब कुछ बता देगी कि मेरा साया, मेरा मुर्दा मुझे नहीं मिला, वो भाग निकलने में कामयाब हो गया है। तीनों गोरकन खामोश हो गए। वो बहुत परेशान थे। मारिया को इस बात से इत्मीनान हो गया था कि इन गोरकनों को उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। वो खामोश खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। पहले वाला गोरकन बोला, परसों महीने की सबसे तारीख रात है। परसों खास दिन है और कब्रिस्तान का देवता यहाँ अपनी अमानतें लेने आ रहा है। वो इंसानी जिस्म और उनके सायों को कब्रों से गिनकर निकालेगा और अपने साथ मौत की सुरंग में ले जाएगा। जब उसे एक इंसानी जिस्म का साया ना मिला तो हम पर क़यामत टूट पड़ेगी, फिर हम में से किसी एक की खैर नहीं। दूसरे गोरकन ने कुछ गौर करने के बाद कहा, जो होगा देखा जाएगा। अभी कब्रिस्तान के देवता के यहाँ आने में 2 दिन बाकी हैं। हम एक काम करती हैं, महल में जितने इंसानों के बुत रखे हैं उन सबको तिलिस्मी डिब्बी में बंद कर देती हैं। कब्रिस्तान का देवता उन्हें इसी तरह मौत की सुरंग में ले जाया करता है। बाकी इन जिस्मों में से जिस इंसानी बुत का साया फरार हो गया है उसको हम डिब्बी में बंद नहीं करेंगे, बल्कि उसकी स्याह गोली को इस कब्रिस्तान में बंद करके ऊपर से जमीन हमवार कर देंगे। इसमें खतरा जरूर है, मगर हमारे बचाव की यही एक सूरत है। ये तजवीज बाकी गोरकनों ने पसंद की। मारिया सोचने लगी कि ये स्याह गोली क्या चीज हो सकती है। ये उन जिस्मों को एक डब्बी में कैसे बंद करेंगे? तीनों गोरकनों ने उन तमाम कब्रों की थोड़ी थोड़ी मिट्टी हाथ में ली और वीरान महल में आ गई। मारिया भी उनके पीछे पीछे थी। देखते ही देखते गोरकनों ने कब्र की मिट्टी उन सब इंसानी जिस्मों पर फेंक दी। मिट्टी उनके जिस्मों को लगी ही थी कि उन जिस्मों ने छोटा होना शुरू कर दिया। 1 सेकंड में सारे इंसानी जिस्म छोटी सी गोलियां बन गए। गोरकनों ने उन छोटी छोटी सी गोलियों को उठाकर लकड़ी की एक छोटी सी गोल डिब्बी में बंद करके महल के एक खाली ताक ईंट से उठाकर उसके नीचे खाली जगह में रखकर ऊपर ईंट को दोबारा रख दिया। मारिया को अच्छी तरह मालूम था कि इस छोटी सी गोल डब्बी में अंबरनाग, केटी, थ्यूसोंग, ताशी और ताशी के माँ बाप और बहन भाइयों के जिस्म बंद हैं और उन सबके साए कब्रिस्तान में दफन हैं। उनमें से भागे हुए साए वाले आदमी के स्याह जिस्म की स्याह गोली गोरकनों ने अपने पास ही रख ली और वापस कब्रिस्तान में उस कब्र पर आ गए जो उस आदमी के मफरूर साए के लिए खोद दी गई थी। उस स्याह गोली को, जो असल में एक इंसान का जिस्म था, उन्होंने खाली कब्र में नीचे जाकर रख दिया और कुदालों से मिट्टी डालना शुरू कर दी। फिर वहां कब्र बनाने की बजाय गोरकन सायों ने जमीन को हमवार करके और सूखे पत्ते बखेर दिए ताकि किसी को पता ही ना हो कि यहाँ कोई कब्र है। गोरकन साया कहने लगा, हमने अपनी तरफ से सारी कार्रवाई कर दी है, अब आगे जो होगा देखा जाएगा। चलो अपने बड़े मकबरे में चलकर आराम करते हैं। तीनों गोरकन साए कुदालने लिए कब्रिस्तान से निकल गए। उनके जाते ही मारिया कब्र में उतर गई, मिट्टी के नीचे रखी स्याह गोली उठाई और कब्र से बाहर आ गई। फिर वो वीरान महल के दालान में गई।
यहाँ तक कि ईंट उठाकर वो स्याह गोली भी डब्बी में बंद की और डब्बी उठाकर अपने कब्जे में कर ली। उसके पास अंबरनाग, केटी, थ्योसोंग, ताशी और दूसरे लोगों के जिस्म आ चुके थे, सिर्फ उनके साए हासिल करने बाकी थे। मारिया ने सोचा कि अभी कब्रिस्तान के देवता के यहाँ आने में 2 दिन बाकी हैं, क्यों ना वो इन दोस्तों के जिस्मों को बाहर की दुनिया में जाकर किसी महफूज मुकाम पर छोड़ आए। अगर उसने इन जिस्मों को वहीं रहने दिया तो खुदा जाने ये कब्रिस्तान का देवता किस कदर ताकतवर है और उसके पास किस किस्म का तिलिस्म होगा कि मारिया फिर उनको वहां से निकालने में कामयाब ना हो। ये सोचकर मारिया ने स्याह गोलियों वाली डब्बी पर कब्जा किया और वीरान महल से निकलकर अकब की उन चट्टानों की तरफ रवाना हो गई, जिसके बारे में इंसानी साय ने उसे बताया था कि वो चट्टान की दूसरी तरफ दरिया में कूदकर कब्रिस्तान की दुनिया से निकल गया था। मारिया फिजा में बुलंद होकर दूर नजर आती चट्टानों की तरफ उड़ने लगी। मफरूर साया इसी रास्ते से होकर भागा था। मारिया उससे 10 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ रही थी। वह बहुत जल्द ऊंची स्याह चट्टानों के पास पहुंच गई। दूसरी तरफ वाकई एक दरिया बह रहा था जो चट्टानों से टकराकर झाग उड़ा रहा था। मारिया उस दरिया में उतर गई और लहरों के तेज बहाव के साथ बहने लगी। पहाड़ियों के चक्कर काटकर दरिया एक बहुत बड़े पहाड़ की सुरंग में दाखिल हो गया। सुरंग में अंधेरा छाया हुआ था। यहाँ दरिया की मौजों की आवाज गूंज रही थी। काफी देर तक मारिया दरिया की मौजों के साथ बहती हुई सुरंग में से गुजरती रही। जब दरिया सुरंग से बाहर निकला तो मारिया अपनी दुनिया में थी। उसके सामने एक वसी समुद्र था। दरिया यहाँ समुद्र में गिरता था। मारिया दरिया से निकलकर ऊपर फिजा में बुलंद हो गई। अब उसका रुख मुल्क हिंदुस्तान की तरफ था, जहाँ एक पहाड़ी गार में इंसानी साया उसकी राह देख रहा था। मारिया उस इंसानी साय का जिस्म भी साथ ही लेकर जा रही थी। अगरचे ये जिस्म भी एक छोटी सी स्याह गोली की शक्ल में था। मारिया को कुछ इल्म नहीं था कि इन जिस्मों को वो फिर से बड़ा और जिंदा कैसे करेगी, मगर वो उन्हें इस मनहूस कब्रिस्तान की आसेबी दुनिया से निकाल लाने पर ही बहुत खुश थी। वहां से उन जिस्मों का निकलना बहुत मुश्किल था। मारिया के नीचे ठाठे मारता हुआ समुद्र था और वो ऊपर फिजा में तेज रफ्तारी से उड़ी जा रही थी। बाहर की दुनिया में अभी दिन की रोशनी बाकी थी और सूरज गुरूब नहीं हुआ था। कुछ देर के बाद मारिया को हिंदुस्तान के जनूबी साहिल की जमीन नजर आने लगी। फिर वो सबज दरिया आ गया जिसकी पहाड़ी में मारिया इंसानी साय को छोड़ आई थी। मारिया कार में दाखिल हुई तो इंसानी साय को उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया। वो बेताबी से बोला, मारिया बहन तुम आ गई हो, मेरा जिस्म लाई हो, खुदा के लिए इनकार न करना। मारिया ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा जिस्म ले आई हूँ। इंसानी साया खुश होकर बोला, खुदा का शुक्र है, मगर मुझे मेरा जिस्म दिखाई नहीं देता, कहाँ है वो? मारिया बोली, तुम्हारा जिस्म मेरे पास है, मेरे दोस्तों के जिस्म भी हैं, मगर वहां एक अजीब हादसा हो गया। इसके बाद मारिया ने इंसानी साय को सारी कहानी बयान कर दी और गोल डब्बी इंसानी साय के सामने रख दी, जिसमें इंसानों के जिस्म स्याह छोटी गोलियों की शक्ल में मौजूद थे। इंसानी साया फिक्रमंद होकर बोला, मुझे मालूम ही नहीं इसमें मेरे जिस्म की गोली कौन सी है और ये गोलियां इंसानी जिस्मों में कैसे तब्दील होंगी। मारिया ने कहा, यही बात मुझे भी परेशान कर रही है, मगर हम इसका कोई ना कोई हल जरूर तलाश करेंगे। अभी हम ऐसा करेंगे कि तुम इन इंसानी जिस्मों की स्याह गोलियों वाली डब्बी को इसी जगह अपने पास रखना, क्योंकि तुम्हारे जिस्म का साया तो यहाँ मौजूद है, मगर मेरे दूसरे दोस्तों के जिस्मों के साए वहीं आसेबी सायों के कब्रिस्तान में ही हैं। मुझे उनको भी किसी तरकीब से उठाकर यहाँ लाना है। इंसानी साया कहने लगा, तुम कब जाओगी और कब तक सायों को लेकर वापस आ जाओगी? मारिया ने कहा, मेरा ख्याल है कि मुझे कल सुबह निकल जाना चाहिए, मैं कल वहां कोई तरीका सोचूंगी। मारिया ने इंसानी गोलियों की डब्बी को गार में एक पत्थर के नीचे छुपा कर रख दिया। दोनों गार में बैठे बातें करते रहे। वो इसी बात पर गौर कर रहे थे कि इंसानी सायों को इंसानी जिस्मों में कैसे तब्दील किया जा सकता है। जब रात हो गई तो मारिया ने कहा, तुम गार में ही रहो, मैं बाहर दरिया पर जाती हूँ, बस एक चक्कर लगाकर वापस आ जाऊंगी। ये कहकर मारिया गार से बाहर निकल आई। सबज दरिया अंधेरी रात में शोर मचाता, चट्टानों से टकराता, सफेद झाग उड़ाता बह रहा था। आसमान पर चमकीले सितारे चमक रहे थे। मारिया वादी में परवाज करती दूर निकल गई। इधर इंसानी साया गार में खामोशी से लेटा हुआ था कि उसे आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सांप आहिस्ता से फुंकारा हो। इंसानी साया उठकर बैठ गया और आंखें फाड़ फाड़ कर गार के मुंह की तरफ तकने लगा। जहां सितारों की धीमी धीमी रोशनी थी, उसे वहां कोई सांप नजर न आया, मगर वही फुंकार की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। इंसानी साया गार की दीवार पर चढ़ गया और गौर से नीचे तकने लगा। वो अंधेरे में देख सकता था। अचानक उसे सब्ज रंग का एक सांप रेंगता दिखाई दिया। सांप ने अपना फान उठा रखा था। सांप ने उस पत्थर के गिर्द एक चक्कर लगाया जिसके नीचे इंसानी गोली में नाग देवता के जिस्म की गोली भी मौजूद थी। नाग देवता की खुशबू उस सांप को आ गई थी। इंसानी साय को कुछ मालूम नहीं था कि नाग देवता कौन है। सबज नाग ने पत्थर के गिर्द 5-6 बार चक्कर लगाए और जिधर से आया था उधर ही को वापस चला गया। काफी देर बाद जब मारिया वापस आई तो इंसानी साय ने उसे सांप के बारे में बताया। मारिया को उम्मीद की किरण नजर आई। मुमकिन है ये सबज सांप उसकी मदद कर सके। वो बाहर निकल गई और सबज सांप को तलाश करने लगी। वो सांप की जुबान जानती थी। उसने सबज दरिया के किनारे पर आकर सांप को उसकी जुबान में आवाज दी। थोड़ी देर बाद मारिया को सांप की सीटी की आवाज आई। सांप ने जवाब दिया था कि मैं आ रहा हूँ। फिर सबज रंग का सांप दरिया की लहरों से निकलकर मारिया के सामने कुंडली मारकर बैठ गया। रात ढलने लगी थी और आसमान पर फीकी रोशनी का गुबार उभर रहा था।
मारिया ने कहा, तुम किस लिए गार में आए थे? सबज सांप ने कहा, पहले ये बताओ कि तुम हमारी जुबान कैसे जानती हो? मारिया बोली, मैं नाग देवता की बहन मारिया हूँ। ये जुबान मुझे नाग देवता ने ही सिखाई थी। सबज सांप ने अपने फन को झुकाकर मारिया को सलाम किया और बोला, अजीम नाग देवता की बहन, मुझे नाग देवता की खुशबू उस गार में ले गई थी, मगर नाग देवता वहां मौजूद नहीं था। मारिया ने कहा, नाग देवता वहां अब भी मौजूद है, मगर वो एक स्याह गोली की शक्ल में है। उस पर सायों के कब्रिस्तान में वहां के देवता ने तिलिस्म किया हुआ है। इसके बाद मारिया ने सबज सांप को भी सारी दास्तान मुख्तसिर अल्फाज में सुना दी और सबज सांप से पूछा कि क्या वो इस सिलसिले में कोई मदद कर सकता है। सबज सांप खामोश होकर सोचने लगा, फिर बोला, मारिया बहन, इसका इलाज मुमकिन है, चांदनी के सांप के पास हो। मारिया के पूछने पर कि चांदनी का सांप कौन है, सबज सांप ने बताया कि यहाँ से दूर हिंदुस्तान के शुमाल की तरफ एक राजस्थान का सहरा है। उस सहरा में एक पुराना महल है जिसको चांदनी का महल भी कहते हैं। चांदनी का सांप उसी संगमरमर के वीरान महल के तहखाने में रहता है, मगर वो सिर्फ चांदनी रात में ही बाहर निकलता है, इससे पहले वो बाहर नहीं आता। तुम अगर चांदनी रात में वहां जाकर चांदनी के सांप से मुलाकात करो तो वो तुम्हें कोई ना कोई तरकीब ऐसी बता सकता है कि जिससे नाग देवता और उसके साथी फिर से इंसानी शक्ल में आ जाएं। मारिया कहने लगी, मगर चांदनी रात में तो 9-10 दिन रहते हैं, क्या इससे पहले चांदनी के सांप से मुलाकात नहीं हो सकती? सबज सांप ने कहा, हमने अपने बुजुर्ग सांपों से सुन रखा है कि अगर चांदनी रात के बगैर वो सांप बाहर आ जाए तो वो बोल नहीं सकता, इसलिए हमें 10 दिन इंतजार करना ही पड़ेगा। मारिया कहने लगी, ठीक है, मैं 10 दिन इंतजार कर लेती हूँ। उतनी देर में नाग देवता और दूसरे दोस्तों के जिस्मों के साए लाने की कोशिश करती। सबज सांप ने कहा, मारिया बहन, मेरे पास सबज मनका है, मुझे उस मनके पर बड़ा यकीन है कि वो हमेशा काम आता है। अगर तुम ये मनका सायों के कब्रिस्तान में मौजूद नाग देवता के साए से छू दो तो नाग देवता के साए में उसकी असली खुशबू वापस आ जाएगी। उसके बाद मुमकिन है नाग देवता का साया ताकतवर होने की वजह से दूसरे सायों को भी सांप बनाकर वहां से निकाल लाए। मारिया को सबज सांप की ये तजवीज अजीब सी लगी, मगर उसने सबज सांप से उसका मनका ले लिया और बोली, तुम्हारी मदद का शुक्रिया सांप भाई, मैं आज ही सायों के कब्रिस्तान में जा रही हूँ और नाग के साए के पास जाकर तुम्हारे मनके की ताकत को आजमाऊंगी। सबज सांप ने कहा, मारिया बहन, जब तुम वापस आओगी तो इसी जगह पर आकर मुझे आवाज देना, मैं इंशाअल्लाह जरूर हाजिर हो जाऊंगा। सबज सांप दरिया में उतर गया। मारिया वापस घर में आ गई। उसने इंसानी साए को सारी बात बताई और कहा, सुबह होने वाली है, अब मैं सायों के कब्रिस्तान में जा रही हूँ। तुम इस जगह रहकर पत्थर के नीचे रखी हुई स्याह गोलियों की हिफाजत करना। अगर ये गोलियों वाली डब्बी कोई निकाल कर ले गया तो फिर हम अपने दोस्तों और तुम अपने जिस्म को दोबारा कभी हासिल न कर सकोगे। इंसानी साए ने यकीन दिलाया कि वो इसी जगह बैठकर इंसानी सायों की डब्बी की हिफाजत करेगा। मारिया सायों के कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गई। सबज सांप का मनका उसके पास था। वो दोपहर के वक्त उस दरिया में उतर गई जो सुरंग के अंदर से होता हुआ सायों के कब्रिस्तान की पुरस्कार आसेबी सरजमीन में निकलता था। मारिया दरिया के अंदर आगे की जानिब जा रही थी। सुरंग खत्म होते ही वो आसेबी सरजमीन की पहाड़ियों में पहुंच गई। दूर वादी में सायों का कब्रिस्तान था। वहां उस वक्त कोई भी नहीं था। मारिया कब्रों के पास आकर जमीन पर उतर आई। एक कब्र पर उसे अंबर का साया, एक पर केटी थ्यूसोंग के साए और एक पर ताशी का साया नजर आया। करीब ही ताशी के खानदान वालों के साए थे। उसके पास नाग की कब्र का साया था। ये साया सांप की शक्ल में कुंडली मारे हुए कब्र पर बैठा था। साया बिल्कुल साकित था, किसी किस्म की हरकत नहीं कर रहा था। उसमें से नाग की खुशबू भी नहीं आ रही थी। मारिया ने मन का आहिस्ता से आगे बढ़ाकर सांप के साए के साथ लगा दिया। एक अजीब करिश्मा हुआ। सबज सांप के मन का छूने ही से नाग के साए में हरकत पैदा हो गई और अचानक मारिया को नाग की खुशबू भी आने लगी। मारिया ने खुश होकर कहा, नाग, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? नाग के साए ने आहिस्ता से सर हिला दिया। इसका मतलब था कि वो सब कुछ सुन रहा है, देख रहा है, मगर बोल नहीं सकता। मारिया ने नाग को सारी कहानी जल्दी जल्दी सुना दी और ये भी बता दिया कि वो सबज सांप का मनका किस गर्ज के लिए लाई थी। नाग आहिस्ता से अपनी कब्र पर से उतर आया। यह असल में नाग के साए का अक्स था। नाग ने पहला काम यह किया कि अपने कब्र की सुराख में मुंह लगाकर जोर से सांस फेंका। कब्र के अंदर नाग का साया दफन था। अपने अक्स के सांस की आवाज पर वो कब्र से बाहर आ गया। बाहर आते ही वो नाग के अक्स के साथ मिल गया। जब नाग का अक्स अपने साए से मिल गया तो नाग ने सांप की आवाज में मारिया से कहा, मारिया, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अब तुम फिक्र ना करो, मैं अंबर केटी थ्यूसोंग और ताशी और उसके खानदान के सायों को यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। तुम देखती रहो। नाग के साए ने अंबर के साए को कब्र से निकालकर उसके अक्स में जज्ब कर दिया। अंबर के साए में भी अब जान पड़ गई। वो इंसानी साए जैसी बारीक आवाज में बोला, मुझे मारिया की भी खुशबू आ रही है नाग। मारिया ने खुश होकर कहा, अंबर भैया, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। इसके बाद नाग ने केटी थ्यूसोंग, ताशी और उसके माँ बाप और बहन भाइयों के सायों को भी कब्रिस्तान से निकाल लिया। ये सब इंसानी साए बारीक और मध्यम आवाज में बोल रहे थे। केटी और थ्यूसोंग ने भी मारिया की खुशबू सुनकर उसे पुकारा तो मारिया ने कहा, मैं तुम्हारे पास हूँ, फिक्र न करो। अब नाग ने अंबर से कहा, अंबर, इन तमाम सायों को लेकर अब हमें यहाँ से निकलना होगा। हमारे जिस्म अब मारिया के कहने के मुताबिक इस मनहूस कब्रिस्तान से बाहर ले जाए जा चुके हैं और स्याह गोलियों की शक्ल में हिंदुस्तान के एक गार में महफूज हैं।
अंबर ने बारीक आवाज में कहा, मगर हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? ये जगह तिलिस्म की जद में है। नाग बोला, इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। केटी ने कहा, मैं अपने जिन दोस्त को बुलाती हूँ। त्युसोंग जल्दी से कहने लगा, नहीं नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं है। ताशी कहने लगी, तुम सब दोस्त मिल गए हो, मुझे इसकी बहुत खुशी है, और मैं भी अपने माँ बाप और बहन भाइयों से मिलकर बेहद खुश हुई हूँ। मगर इस मनहूस कब्रिस्तान में यहाँ का देवता किसी भी वक्त हमें दोबारा अपने तिलिस्म में गिरफ्तार कर सकता है, इसलिए नाग भैया हमें जल्दी से कोई ना कोई इंतजाम करना होगा। ताशी के खानदान वालों के साए भी वहाँ कब्रों के पास ही खामोश बैठे थे। नाग ने अंबर से कहा, मैं यहाँ से किसी सांप को बुलाता हूँ, लेकिन तुम लोग पहले यहाँ से निकलकर पहाड़ों की तरफ आ जाओ। तमाम साए कब्रिस्तान से निकलकर जमीन पर तेज तेज चलते हुए पहाड़ियों की तरफ रवाना हो गए। पहाड़ियों में पहुंचकर नाग ने नीचे बहते दरिया को देखा। मारिया ने कहा, ये दरिया आगे जाकर सुरंग में दाखिल हो जाता है और फिर इस कब्रिस्तान की दुनिया से निकलकर खुले समुद्र में जा गिरता है। नाग बोला, हम अगर सायों की शक्ल में इस दरिया में उतर जाते हैं तो खतरा है कि दरिया की तेज रफ्तार मौजों का बहाव इंसानी सायों को बहाकर कहीं का कहीं ले जाएगा। इसलिए जरूरी है कि इन सायों को ऐसी शक्ल दी जाए कि ये तेज रफ्तार पानी में भी तैर सकें। नाग ने अंबर, केटी, मारिया और त्युसोंग से मशवरा करने के बाद कहा, इस दरिया का सांप भी होगा, मैं उसे बुलाता हूँ, क्योंकि हर दरिया का एक बड़ा सांप होता है। वो बड़ा सांप उन तमाम सायों को इस दरिया में से निकाल कर ले जाएगा। नाग ने उसी वक्त सांप की जुबान में दरिया के सांप को आवाज दी। दरिया का बड़ा सांप दरिया की तह में सुरंग के नीचे आराम कर रहा था। उसने नाग देवता की आवाज सुनी तो उसी वक्त सुरंग में से निकलकर नाग के हजूर पेश हो गया। ये एक बहुत बड़ा अजदा किस्म का दरियाई सांप था। ताशी और उसके माँ बाप और बहन भाइयों के साए एक तरफ सिमट से गए। नाग ने अजदा से कहा, ये साए मेरे दोस्त हैं, इनको अपनी हिफाजत में इस दरिया में से निकालकर बाहर की दुनिया में खुले समुद्र में पहुंचा दो। मैं तुम्हारे साथ वापस आता हूँ। अभी ये अल्फाज नाग की जुबान पर ही थे कि कब्रिस्तान की तरफ से एक भयानक चीख की आवाज सुनाई दी। ये ऐसी चीख थी जैसे कब्रें पलट गई हों और हजारों मुर्दे एक साथ चिंगाड़ उठे हों। मारिया ने कहा, नाग, कब्रिस्तान का देवता अपने गोरकन सायों के साथ इधर आ रहा है। नाग, अंबर, केटी और त्युसोंग के सायों ने देखा कि कब्रिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा साया जो किसी दरिंदे की शक्ल का था उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसके आगे आगे गोरकनों के साए कुदाले लिए दौड़ रहे थे। अजदा बोला, अजीम नाग देवता, आप फिक्र न करें, मैं इस मनहूस साए से निमट लूंगा, आप सब एक तरफ हो जाएं। नाग, अंबर, केटी और त्युसोंग और ताशी सबके साए तेजी से रेंगकर दरिया के किनारे आ गए। अजदा दरिया में से निकलकर तेजी से रेंगता हुआ कब्रिस्तान के दरिंदे के साए की तरफ बढ़ रहा था। कब्रिस्तान के देवता का साया रुक गया। उसके मुंह से एक और चीख बुलंद हुई, साथ ही उसका मुंह खुल गया और अंदर से एक शोला निकलकर अजदा की तरफ लपका। अजदा ने भी एक भयानक आवाज बुलंद की और फुंकार मारी। उसकी फुंकार में नीले रंग की आग थी। ये आग इतनी भड़कीली, तेज और जबरदस्त थी कि इसने गोरकनों के सायों और कब्रिस्तान के मनहूस देवता के साए को अपनी लपेट में ले लिया। वहां चीखें ही चीखें सुनाई देने लगी। अजदा बार बार नीली आग का तूफान खेज शोला उन पर फेंक रहा था। थोड़ी ही देर में कब्रिस्तान के देवता और गोरकनों के साए जलकर भस्म हो गए और वहां गहरा सन्नाटा छा गया। अजदा ने नाग देवता के पास आकर अदब से कहा, अजीम नाग देवता, मैंने आपके दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब मैं आपके हुक्म के मुताबिक आपके तमाम दोस्तों को दरिया में से निकाल कर ले जाता हूँ। अंबर, केटी और मारिया के कहने पर ताशी और उसके खानदान वालों के साए भी डरते डरते अजदा के फन के ऊपर जाकर बैठ गए। अंबर, केटी और त्युसोंग के साए भी वहीं मौजूद थे। अजदा उन सायों को लेकर दरिया में उतर गया। नाग पानी में साथ साथ तैर रहा था। खुले समुद्र में आने के बाद उनका हिंदुस्तान के साहिल की तरफ सफर शुरू हो गया। ये सफर लंबा था, मगर दरियाई अजदा बहुत तेजी से समुद्र में तैर रहा था। वह सुबह के वक्त समुद्र में चले और अभी दिन बाकी था कि हिंदुस्तान के साहिल पर पहुंच गए। नाग ने दरियाई अजदा का शुक्रिया अदा करके उसे रुखसत किया और अब मारिया ने उन सायों की रहनुमाई शुरू कर दी। वो उन्हें जंगलों और मैदानों में से गुजारती हुई सबज दरिया के करीब उस पहाड़ी गार में ले आई जहां इंसानी साया पहले ही मौजूद था। मारिया ने सबसे पहले इंसानी साये का तारुफ करवाया। नाग, अंबर, केटी और त्युसोंग ने गोल डब्बी में रखी हुई वो स्याह गोलियां देखी जो असल में उनके जिस्म थे। मारिया ने कहा, सबज सांप के मशवरे के मुताबिक हमें चांदनी सांप के पास राजस्थान जाना होगा। वो इन गोलियों को फिर से इंसानी जिस्मों में तब्दील करने की सलाहियत रखता है। चुनांचे ये सब लोग वहां से हिंदुस्तान के शुमाल को राजस्थान के इलाके की तरफ रवाना हो गए।